भारत एक ऐसा देश है जहां पे 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। भारत देश को हमारी देश की सरकार चलाती है। यही सरकार कुछ ही दिन पहले यूएस कांग्रेस के सामने ये बोली थी कि हमें जब पावर मिली थी तो भारत दुनिया का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन आज जब समय बदला है तो भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. ये भी क्लेम किया गया था कि 2027 का समय आते आते भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है। India will be the 3rd largest economy soon. 2023-24 की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स थी। कभी हमारी जीडीपी 6.2% से बढ़ती है, कभी 6.4% से बढ़ती है, कभी 8.2% से बढ़ती है, यानी क्वार्टर दर क्वार्टर हमारी जीडीपी बढ़ती ही रहती है। पर ऑन पेपर ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल में रियलिटी यही है? क्या भारत के लोग भी इसी तेजी से डेवलप कर पा रहे हैं जिस तेजी से भारत की जीडीपी डेवलप कर रही है? शायद नहीं। खेती से उतनी सारी इनकम नहीं होती है, एक साल का खाना पीना ही पूरा हो सकता है। 2024 के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत में 234 मिलियन से भी ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान के लिए भी पैसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉकिंग डेटा है, क्योंकि एक तरफ अगर हम लोग बिलियनियर्स की बात करें और रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो भारत में 271 बिलियनियर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मुंबई एक ऐसी सिटी बन चुकी है जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी सिटी है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स को शेल्टर देती है। Mumbai has 92 billionaires, the maximum in Asia. लेकिन यही मुंबई में धारावी जैसे स्लम्स भी हैं, जो कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं। गलियों में हवा भी नहीं घुस सकती, इतनी तंग है। भारत का यही सिटी आपको दो तरीके के भारत को एक ही जगह पर दिखाता है। एक ऐसा भारत है जो लगातार अमीर होता जा रहा है और एक ऐसा भारत है जो कि लगातार गरीब होता जा रहा है, और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 77 साल खो दिए श्वेत कपूत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। जो भी कुछ कश्मीर में हुआ है उसे हम कंडेम करते हैं। इस चीज़ पे हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि हम इस इशू पे व्यूज़ नहीं पाना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार, भारत की सरकार अगर कुछ नहीं करेगी इस इशू पे, तो हम इस इशू पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हमारी प्रेयर्स हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लव्ड वंस इस इंसिडेंट में गंवाए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि भारत का 77% जितना भी वेल्थ है वो भारत के इंडिया ए के पास है, यानी कि टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है। 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत के टॉप 1% जो लोग हैं वो भारत की 73% टोटल वेल्थ को ओन करते हैं। अगर हम इन लोगों को हटाकर एक दूसरा देश बनाते हैं तो सबसे पहले पॉपुलेशन के आधार पर ये एक बहुत बड़ा देश बन जाएगा और इकोनॉमी के आधार पर भी ये वन ऑफ द रिचेस्ट देश बन के उभरेगा। ये है दो तरीके का भारत, जहां पे अमीर लोग तो बहुत तेजी से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग बहुत ही तेजी से गरीब होते जा रहे हैं। अब गरीब की भी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार को जो भी डेफिनेशन या फिर जो भी मैट्रिक सही लगता है उनके बेनिफिट के लिए वो उस मैट्रिक के हिसाब से गरीबों को डिफाइन करती है। मैं यहाँ पे बीपीएल की बात कर रहा हूँ। भारत में कई सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, लेकिन भारत की बीपीएल की जो मैट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा कम है। भारत की अभी बीपीएल लिमिट को तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार रखा गया है, जो कि ये बोलती है कि रूरल एरिया में 1632 रुपए से कम जो कमा रहा है पर महीना वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा, और अर्बन एरिया में 1944 रुपए पर मंथ से जो कम कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, आप किसी भी गांव में अगर रहते हैं तो क्या आप 50 रुपए पर डे में सर्वाइव कर सकते हैं? और आपको इंक्लूड करना है सिर्फ खाना नहीं है, आपको रोटी कपड़ा मकान देखना है, अपना हॉस्पिटल का खर्चा देखना है, आने जाने का ट्रैवल का खर्चा देखना है। सोच कर देखिए क्या आप 50 रुपए में सर्वाइव कर सकते हैं? कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो दूसरे कमेटी की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक है। उस कमेटी का नाम है रंगराजन कमेटी, जो कि पॉवर्टी लाइन को थोड़ा ऊपर सेट करती है। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोई रूरल एरिया में अगर 2515 रुपए
से पर महीने कम पैसा कमा रहा है तो वो एक गरीब हुआ, और अर्बन एरिया में 3639 रुपए से जो कम कमा रहा है वो गरीब हुआ। यानी कि सरकार की जो डेटा आती है जो बोलती है पॉवर्टी बहुत ही तेजी से कम होते जा रही है भारत में, वो कहीं ना कहीं एक डिफ्लेक्शन है इस चीज से छुपने के लिए कि इन्फ्लेशन जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। अगर हम लोग रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो कई सारे लोग भारत में, एक बहुत बड़ा तबका आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इस बात से छुपा नहीं जा सकता कि भारत की जीडीपी बहुत ही तेजी से सोर कर रही है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या जीडीपी पर कैपिटा यानी कि एक इंसान की कमाने की पावर बढ़ पाई है भारत में? आइए देखते हैं। FY 24-25 की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 2.4 लाख थी, जो कि इंडिया को ग्लोबली 142 रैंक करवाता है आउट ऑफ 197 कंट्रीज। हम यहाँ पे कैमरून और कीनिया जैसे कंट्रीज से कंपीट कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए 197 कंट्रीज के बीच में हम 142 पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट साल दर साल और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले धीरे धीरे कॉर्पोरेट स्लेव बनते जा रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर ने 22 लाख करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये सब तब देखने को मिला था जब ज्यादातर जो कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी सालों से स्टैग्नेंट रही है। अब यहाँ पे हमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। एक तरफ हम देखेंगे भारत की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है, उनके लिए स्कीम्स निकालती है, उनके लिए टैक्स कट्स करती है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि शायद किसी ना किसी कॉर्पोरेट के पास दम होगा कि वो अपने कॉर्पोरेट स्लेव्स की सैलरी बढ़ा देगी। लेकिन इसका जस्ट उलट होता है, किसी की सैलरी नहीं बढ़ती है और जो ये कॉर्पोरेट्स के ओनर होते हैं वो बड़े बड़े कार्स लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं और उसके बाद अपने स्लेव्स को बोलते हैं कि भैया आपको 7 दिन महीने में काम करना चाहिए, हफ्ते में 7 दिन काम करना चाहिए और अपनी पत्नी को थोड़ा कम देखो भैया घर में। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. I regret I'm not able to make you work on Sundays. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? 2025 की इंडस वैली रिपोर्ट को अगर हम लोग देखें तो भारत के 100 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअल में नॉन एसेंशियल गुड्स पे पैसा खर्च ही नहीं कर सकती है। भारत की जो टॉप 10% है सिर्फ वही लोग इस नॉन एसेंशियल गुड्स पे पैसा खर्च कर सकते हैं। अब इस चीज का एक बहुत बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि भारत के लोगों के पास सेविंग्स बहुत ज्यादा कम हो गई है। सेविंग्स कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि कई सालों से भारत के लोगों की सैलरीज बढ़ी नहीं है तो कई सारे लोगों को अपने सेविंग्स से पैसा निकालकर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब सेविंग्स में पैसा नहीं होने की वजह से कई सारे लोग नॉन एसेंशियल गुड्स पे पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ? क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट था वो था मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास के पास सेविंग है ही नहीं तो वो अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेगा? अगर वो सामान खरीद ही नहीं पाएगा तो कॉर्पोरेट्स को फायदा कहां से होगा? इसलिए ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स कंपनीज जो हैं वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भारत की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है टियर 1 सिटी के लोग, वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे। और अक्सर ऐसा हमें देखने को मिला ही है क्योंकि भारत के सिटीज में जितने लोग रहते हैं वो अक्सर टियर 2 और टियर 3 सिटीज से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बाहर खाने की बात हो या बाहर कुछ खरीदने की बात हो, ये सारे लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। इसलिए भारत की मार्केट एक प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। भारत में साल दर साल टियर 1 सिटीज के लोगों के सैलरीज में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो सिटीज में रह रहे हैं और सरकार उनसे फेक प्रोमिसेस करके वोट जीत लेती है। लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज के जो लोग हैं उनके वोट को एक अलग तरीके से जीता जाता है। भारत में सारी चीजों के दाम महंगे होते जा रहे हैं। एक आदमी उतना पैसा कमा नहीं पा रहा है जितना वो खर्च कर दे रहा है, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग भारत सरकार को वोट क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर स्कीम इसकी सबसे बड़ी रीजन है। वेस्ट बंगाल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि कैसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स की वजह से ममता बनर्जी बार बार वहां पे जीतते हुए आई है। कहीं ना कहीं इसी सोशल वेलफेयर स्कीम की वजह से भारत सरकार ने भी पिछला इलेक्शन जीता है भारत में। क्योंकि अब पोस्ट पैंडेमिक देखिए, पैंडेमिक की वजह से कई सारे लोग भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए थे, कई सारे लोग गरीब हो गए थे, मिडिल क्लास जिसे कहा जाता भारत में, वो सारे लोग पुअर हो गए थे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देती है। फिर से सुनिएगा इस बात को, भारत सरकार आज के दिन भी 3 साल खत्म हो चुका है कोरोना का आए हुए, भारत सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में
में राशन देती है। ये भारत का पॉपुलेशन का आधा से भी ज्यादा हिस्सा है जो आज फ्री में राशन खा रहा है। फ्री में राशन देने की वजह से कई सारे लोग इनको वोट देते हैं। ये एक ऐसा वोट बैंक बन चुका है जो एक समय पे रिजर्वेशन हुआ करता था, 10 साल के लिए लाया गया, 15 साल के लिए लाया गया, फिर 25 सालों के लिए लाया गया और आज तक रिजर्वेशन भारत में चल ही रहा है। ये कुछ ऐसा ही वोट बैंक बन चुका है। सरकार ये सोचती है कि अगर हम लोग इस चीज को बंद कर देंगे, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना बंद कर देंगे, तो हमारे वोट्स आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। हमारे देश में साल दर साल फार्मर्स की जो सुसाइड रेट है वो बढ़ते जा रही है और सबसे ज्यादा सुसाइड वही लोग कर रहे हैं, वही फार्मर्स कर रहे हैं जिनके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है। कर्जा क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, उनके अनाज को एमएसपी में खरीदा ही नहीं जा रहा है और जब यही किसान सड़क में अपनी आवाज उठाने के लिए आते हैं तो उन्हें मारा जाता है। भारत में अलग अलग तरीके के टैक्स भी कलेक्ट होते हैं। यहाँ जीएसटी से तो हर कोई परेशान है, लेकिन आपको सुन के एक बात हैरानी होगी, ये जो बॉटम 50% है भारत का, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 64% जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है भारत में, ये बॉटम 50% देता है और जो टॉप 10% है भारत का, वो सिर्फ 3% कलेक्टेड जीएसटी देता है टोटल का। सोच कर देखिए आप इस बात को। 2019 में भारत के कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए भारत की सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से नीचे करके 22% कर दिया था और कई सारे नए फर्म्स खुलेंगे, इस चीज को सोचकर नए फर्म्स के ऊपर 15% टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन इन सब चीजों की वजह से भी सैलरीज किसी की भी बढ़ नहीं पाई है। आपको अगर सैलरीज के बारे में और जानना है तो हमने कॉर्पोरेट के ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखिएगा। भारत का टैक्स सिस्टम भी बहुत ज्यादा अजीब है। आपको हर एक पॉइंट, हर एक टर्न पे भारत में टैक्स देना पड़ता है, जिस टैक्स देने की वजह से भारत का जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा सफर करता है। भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स भी नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा भारत में 35 से 40% टैक्स देना पड़ता है। चाहे आप जितना भी कमाओ, 20 लाख 25 लाख से अगर आप ऊपर कमा रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 2000 करोड़ रुपए भी भारत में कमा रहे हो तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स जैसा सिस्टम है ही नहीं। और अगर आपको भारत में इस सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हटाना है, जो कि ये बोलता है कि अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोग्रेसिव टैक्स जैसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए भारत में, जो कि जितने अमीर लोग होते हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जितने गरीब लोग होते हैं उनको कम टैक्स देना पड़ेगा या फिर जीरो टैक्स भी देना पड़ेगा। कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो इन सारे सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे छोटी चीज जैसे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है या फिर भारत का जो सोशल सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो स्कूल्स होते हैं गांव में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन पे सरकार को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़े विद्वान से बात कर रहा था और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कॉलेज का पॉइंट क्या है। कॉलेज में वैसे भी बहुत सारे लोग जाके पढ़ते हैं नहीं, तो उन्होंने बताया था कि कॉलेज सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यही कॉलेज है जो लोगों को सवाल पूछने पे मजबूर करता है, सवाल पूछना सिखाता है बच्चों को। लेकिन भारत की सरकार कहीं ना कहीं स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि शायद भारत की सरकार ये चाहती है कि कोई सवाल ही ना पूछे। अगर आप एक 5 साल के बच्चे के हाथ में कलम दे दोगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक दिन सवाल करना शुरू कर देगा कि भैया मेरी जो सरकार है वो क्या कर रही है मेरे साथ। शायद इसी वजह से भारत इस सेक्टर में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहती है। आप हेल्थ केयर सेक्टर को देख लीजिए, एक गरीब सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी दूर होता है और भी ज्यादा गरीब होने से। एक गरीब अगर बीमार हो जाता है तो उसके परिवार के ऊपर ऐसा संकट आ जाता है जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप किया ही नहीं जा रहा है। एम्स में देख लीजिए, अगर आपको कोई भी मेजर इलाज कराना है तो आपको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, और अगर आपको कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ा तो आप एम्स में तो ऑपरेशन करा ही नहीं पाओगे। फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है जहां पे आपको कई लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। लगातार भारत में मिडिल क्लास को लूटा जा रहा है, और लूटते कौन है? ऐसे लोग, ऐसे कॉर्पोरेट्स जिन्हें रिपरकशंस का बिल्कुल भी डर नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की लॉ ही ऐसी है, हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है जो कि फेवर करता है अमीरों को और गरीबों को नीचा दिखाता है। यही सच्चाई है आज के भारत की। आज दो तरीके के भारत में रहते हैं आप, जहां पे फिर से मैं बोलूंगा, गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने भी इस बात को बोला था कि भारत इज अ वेरी रिच नेशन विद पुअर पीपल। इस चीज को बदलने की जरूरत है। अगर भारत को इतना तेजी से डेवलप करना है तो वो करते रहे, लेकिन इस सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को तो जरा ध्यान में रखे। हमें कोई शौक नहीं है भारत दुनिया का ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनने का, विश्व गुरु बनने का। हमें शौक है भारत के एक आदमी के पास इतना पैसा तो हो कि वो अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान खरीद पाए। भारत के लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के लोगों को जॉब्स की जरूरत है। जब भारत की सरकार जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाती है, तभी इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स का लालच देके
अपने वोट को खरीदा जाता है और कई सारे लोग वोट भी दे देते हैं। दूर में स्टैंड्स में बैठ के सारे तालियां बजाते हैं कि भारत क्या डेवलप कर रहा है, ओ माय गॉड क्या जीडीपी डेवलप हुआ इस बार, वाह 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 वाह। जबकि आपकी सैलरी और आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा भारत सरकार लेते जा रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।